Audio Jungle। नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की सभी जिलों का मुख्य बड़ी खबर। झारखंड में छात्रवृत्ति मामले की जांच में केंद्र सरकार से मदद लेगा कल्याण विभाग। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में राज्य सरकार अब केंद्र से भी मदद लेगी। यह निर्णय जिलों में संस्थाओं और उसमें नामांकित और लाभान्वित होने वाली अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की सही संख्या निकालने में हो रही परेशानियों को देखते हुए लिया गया है। कल्याण विभाग इसी सप्ताह केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजेगा और जांच के लिए लिस्ट उपलब्ध कराने की भी मांग करेगा। केंद्र सरकार के पोर्टल पर हर संस्थान का डिटेल निकालने में नई प्रक्रिया से गुजरनी पड़ रही है। इस परेशानी की शिकायत जिलों से मिलने के बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से इसमें मदद मांगने की तैयारी की है। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 167 नए मामले सामने आए, एक और व्यक्ति की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमित एक और मरीज की मौत हो गई। इससे राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 964 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी अवधि में राज्य में संक्रमण के 167 नए मामले सामने आने के बाद अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 1,09,151 हो गई है। राज्य में अब तक 1,06,171 लोग इस बीमारी को मात भी दे चुके हैं और 216 अन्य का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह तय कर लिया है कि वर्ष 2021 में होने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा का पैटर्न और मार्किंग पैटर्न बदलेगा। JCERT ने CBSE, राजस्थान और ओडिशा बोर्ड का अध्ययन कर रिपोर्ट जैक को सौंप दी है। इसी आधार पर मैट्रिक और इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर प्रस्ताव शिक्षा विभाग को सौंपने को कहा गया है। परीक्षा पैटर्न और मार्किंग पैटर्न में क्या क्या बदलाव किए जाएं, इसके लिए विभाग ने जैक से प्रस्ताव मांगा है। हालांकि यह तय है कि इन परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या बढ़ेगी। बोकारो में HIV संक्रमित मरीजों की संख्या 700 पहुंची है। HIV संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूक अभियान चलाने के बावजूद बोकारो में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। एक साल में करीब 100 HIV संक्रमित बोकारो जिले में मिले। आंकड़ों पर यदि गौर करें तो वर्तमान समय में बोकारो जिले में करीब 700 लोग HIV से संक्रमित हैं। अप्रैल 2020 से अब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के 20,752 लोगों की HIV जांच की गई। जांच में कुल 28 लोग HIV से संक्रमित मिले। इसमें से 21 महिला पुरुष एवं 7 गर्भवती महिला HIV से संक्रमित मिली। फिलहाल सभी HIV संक्रमित मरीजों का इलाज चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है। इनकी पहचान गुप्त रखी गई है। धनबाद में नए पेंशन योजना के विरोध में कल्ला बिल्ला लगाकर धनबाद के कर्मचारियों ने किया विरोध। झारखंड राज्य NMOPS के बैनर तले राज्य के सभी कर्मचारियों ने मंगलवार को नई पेंशन योजना लागू करने की तिथि के विरोध स्वरूप काला दिवस मनाया। यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार पुरानी पेंशन की पूर्ण बहाली नहीं कर देती है। 1 दिसंबर 2004 को केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर नए पेंशन योजना लागू की। कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना को कर्मचारियों के हित में नहीं माना है। यह व्यवस्था में कर्मचारी की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के विरुद्ध है। इससे सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। पुरानी पेंशन ही कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। सरकार पुरानी पेंशन छीन बुढ़ापे का सहारा छीन रही है। NMOPS झारखंड के आह्वान पर राज्य के सभी विभागों के NPS से आच्छादित कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। खुट्टी जिला के आजीविका वृद्धि के लिए किए जाएंगे कार्य, कहा उपायुक्त ने। खुट्टी में वन धन योजना एवं MFP से संबंधित बैठक मंगलवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान वन धन विकास केंद्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। मौके पर JSLPS के DPM शैलेश रंजन ने बताया कि जिले के सदर प्रखंड के सिलादौन गांव एवं मुरहू प्रखंड अंतर्गत पेरका में स्थित वन धन विकास केंद्र के माध्यम से संगठित हुए 300 किसान अपनी अपनी उपज को एकत्रित करते हैं। इस एकत्रित की गई उपज की गुणवत्ता के अनुसार छटाई भी की जाती है। छटाई के पश्चात प्रसंस्करण के लिए भेजा जाता है, जहां संबंधित सामग्री का निर्माण होता है।
बैठक में उपायुक्त ने सलाह के माध्यम से महिलाओं द्वारा चूड़ी का निर्माण कर उन्हें खुले बाजार में बेचने आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की। दुमका संथाल परगना में हर घर जल पहुंचाने की है बड़ी चुनौती। जल जीवन मिशन से करीब 13 लाख परिवारों तक पहुंचेगा पानी। संथाल परगना की बड़ी आबादी अब भी शुद्ध पेयजल को तरस रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां आज के दिन में 30.96% परिवारों घरों तक शुद्ध जल नल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, वहीं झारखंड के संथाल परगना के पाकुड़ और जामताड़ा जैसे जिले ऐसे भी हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले महज 1.58% और 2.18% घरों तक ही नल से जल पहुंच पा रहा है। साहिबगंज जैसे जिले जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वहां की स्थिति अच्छी और भी नहीं है। जल जीवन मिशन के कई लाभ हैं। इसके तहत गांवों में चापानल एवं कूप से पानी लाने की समस्या के छुटकारा मिलेगा। वहीं सभी के घरों में साफ और शुद्ध जल पहुंचेगा। इसके अलावा इस मिशन के पूरा होने के बाद लोगों को पानी भरने के लिए दूर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे जितने पानी की जरूरत होगी उतना ही उपयोग होगा। साहिबगंज बरहरवा नगर पंचायत के तहत आने वाले शहरातों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया एक बार पुनः शुरू कर दी गई है। विगत 2 बार बरहरवा नगर पंचायत कार्यालय में डाक हुआ, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इसके बाद इस बार जिला मुख्यालय में डाक की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। 9 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। डाक वित्त वर्ष 2020 से लेकर 2021 तक, फिर 2022 से लेकर 2023 तक के लिए होगा। चूँकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुछ माह ही शेष है, जिस वजह से डाक के क्रम में निर्गत दखली परवाना की तिथि से अवशेष राशि व किस्त समानुपाती रूप से निर्धारित की जाएगी। खुली डाक में समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब हो कि बरहरवा नगर पंचायत में शरारतों की वसूली मार्च से ही बंद है। कोरोना की वजह से वसूली बंद हुई है। 22 जून 2020 को शरारतों की बंदोबस्ती होनी थी। इस दौरान वहां बंदोबस्ती के लिए पहुंचे पाकुड़ के शंभू नंदन भगत के साथ कुछ लोगों ने मारपीट भी कर दी। इसके बाद बंदोबस्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। साहिबगंज के मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। मनिहारी के अनुमंडल अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर चिकित्सक से लेकर एनएम तक बेपरवाह बने हुए हैं। रविवार की रात एनएम की लापरवाही की ऐसा ही नजारा सामने आया। प्रसव कराने गई महिला का प्रसव अस्पताल के बाथरूम में हो गया। इससे पीड़िता की सास अंजलि देवी ने एनएम पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। पाकुड़ में कालाजार का सर्वे करने इलामी पंचायत के सिस्सा टोला पहुंचे केयर संस्था के कर्मी अपूर्व मिश्रा व सुकुमार मरांडी को ग्रामीणों ने सोमवार को बंधक बना लिया। दोनों कर्मी गलतफहमी के शिकार हो गए। ग्रामीणों ने यह कहते हुए सर्वे करने से रोका कि दोनों कर्मचारी कोरोना का रिपोर्ट लेने के लिए गाँव आए हैं। कर्मियों ने इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दी। डीसी कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक मनीलाल मंडल ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस कर्मियों को तुरंत गांव पहुंचने का निर्देश दिया। हालांकि पुलिस के गांव पहुंचने के पूर्व ही गांव के बुद्धिजीवियों ने मामला सुलझा दिया था। मुफसिल थाना प्रभारी दिलीप कुमार मलिक ने स्थानीय बुद्धिजीवियों से बताकर दोनों कर्मियों को छुड़ाया। दोनों कर्मी वरीय पदाधिकारी से बातचीत की। पुलिस ने दोनों कर्मियों को अपने साथ ले आई। बुद्धिजीवियों के सहयोग से मामला शांत हुआ। जमशेदपुर में जामताड़ा की तरह साइबर ठग गिरोह सक्रिय, 12 महीने में 14 ठग पकड़े गए। लगातार लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जमशेदपुर में साइबर ठगों पर नकेल कसने को साइबर अपराध थाना खोला गया है। ठग कितने सक्रिय हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। बीते 1 साल में पुलिस ने 14 ठगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश के बाहर की भी पुलिस ने शहर में दबिश देकर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध थाना की पुलिस ने केवल नवंबर में 7 ठगों को शहर के विभिन्न इलाकों में छापामारी कर गिरफ्तार किया। अब भी कई अपराध फरार हैं। सबसे शातिर इंटरनेशनल ठग राहुल केसरी को कोलकाता से दबोचा गया, जो बाकायदा उससे जुड़े सदस्यों को साइबर अपराध की ट्रेनिंग दे रहा था। चतरा में टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर ने चतरा में किया आत्मसमर्पण। लंबे अर्से के बाद तीर्थी सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी का एक उग्रवादी ने मंगलवार को यहां आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाला सब जोनल कमांडर उदेश गोंजू ने एक अमेरिकन सेमी राइफल और 150 चक्र कारतूस भी पुलिस को सौंपा है। एसपी कार्यालय में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। वह चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में सक्रिय था। उसके विरुद्ध 3 जिलों के विभिन्न थानों में 8 मामले दर्ज हैं।
उस पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला पुलिस एवं सीआरपीएफ 190वीं बटालियन द्वारा चलाया जा रहा संयुक्त अभियान और सरकार की आत्मसमर्पण एवं पूर्ण निर्वास नीति से प्रभावित होकर उद्देश्य ने पुलिस के समक्ष हथियार डाला है। पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि नक्सलियों एवं उग्रवादियों का खैर नहीं है, वे हथियार डालें या फिर पुलिस की कार्रवाई के लिए तैयार हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सरकार प्रावधानों के मुताबिक 5 लाख रुपए का चेक उद्देश्य की पत्नी को दे दिया है। प्रावधान के तहत अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। लातेहार जिलों में न खनिज की कमी है न मजदूर की, लेकिन यहाँ के हिस्से पलायन और प्रदूषण ही आता है। खनिज और यहाँ के मजदूर से देश के शहरों में समृद्धि आती है, लेकिन यहाँ भूख, गरीबी और पलायन नियति बन चुकी है। कोरोना काल में यहाँ श्रमिक वापस आए। सरकार और प्रशासन ने लंबे लंबे दावे किए, लेकिन वे सब कागजी ही साबित हुए। जो आए उनमें से 60% से अधिक वापस धंधे की तलाश में चले गए। खनिज से यहाँ कोई समृद्धि नहीं दिखाई देती। यहाँ के हिस्से प्रदूषण और बीमारी आती है। यहाँ के अधिकांश मजदूर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गोरखपुर, प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में ईंटों की पथाई करते हैं। एक सप्ताह बाद लातेहार से ईंट भट्टों पर कोयला पहुँचने लगेगा, तब जाकर शहरों की ईंट पकेगी। यानी मजदूर भी यहाँ का और कोयला भी। लातेहार में सस्ता होता है कोयला और ग्रेड भी सही। जिले में निकलने वाला कोयला अन्य स्थानों की तुलना में प्रति टन की दर में काफी सस्ता होता है, जिसके कारण यहाँ का कोयला व्यवसायी वर्ग की पहली पसंद है। यहाँ पाए जाने वाले कोयले का ग्रेड 4000 जेसीबी से लेकर 4500 जीसीबी के बीच होता है, जिससे कोयला को जलाने के बाद आरंभ से अंतिम तक होने तक ताप में एक समानता बनी रहती है। नक्सली आंदोलन महज छलवा है, ये गिरोहबंद अपराधी हैं। पलामू जिले में अपने करीब 4 वर्षों के कार्यकाल में कई शीर्ष माओवादी नक्सली दस्ते के सफाई में अहम भूमिका निभाने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक अभियान अरुण कुमार सिंह अपने मूल कैडर सीआरपीएफ में वापस लौट गए। जहां जागरण के साथ एक बातचीत के क्रम में उन्होंने नक्सली आंदोलन को एक छलवा बताया। कहा कि ये महज एक गिरोहबंद अपराधी है। इन पर नकल कसने के बाद नक्सलियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। उन्होंने आम लोगों नक्सलियों के बहकाव में नहीं आने की अपील भी की है। गोड्डा जिला में सभी मवेशियों की होगी टैगिंग, जारी होगा UID नंबर। गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंडों में पशुओं के आधार कार्ड का काम हो रहा है। यह काम नजदीकी पशुपालन कार्यालय से कराया जा सकता है। इससे कई पशुपालकों को कई प्रकार के संबंधित लाभ मिलेंगे। टैगिंग के बाद पशुओं के लिए नेशनल डाटाबेस तैयार होगा। कृत्रिम गर्भधान, पशुओं की गर्भ जांच, टीकाकरण, चिकित्सा, पशु हाट में पशुओं की खरीद बिक्री की जानकारी, पशुओं की वंशावली के बारे में जानकारी के अलावा पशु खो जाने या चोरी हो जाने से इसकी मदद से पशुओं को खोजने की सुविधा तथा पशु के अवैध व्यापार को रोकने में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पशुओं को कब टीका पड़ा कब नहीं, यह जानकारी विभाग के पास होगी। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को देवघर एयरपोर्ट निर्माण कार्य की समीक्षा प्रोजेक्ट भवन हवाई अड्डा में किया। कार्यपालक अभियंता विद्युत से कहा कि एयरपोर्ट परिसर के बाहर बिजली के खंभों व तारों को हटाने के कार्य 21 जनवरी तक पूरा कर लें। बिजली के तारों को भूमिगत कर लें। PHED के कार्यपालक अभियंता को कहा गया है कि 10 दिसंबर तक आप बोरवेल में मोटर पंप लगाने का कार्य पूरा कर रिपोर्ट करें। नगर निगम पेयजल का बेहतर विकल्प तैयार करें। 5 दिसंबर तक एयरपोर्ट परिसर के अंदर एवं बाहर पेड़ों की छटाई कटाई का पूरा कार्य करने की समय सीमा तय कर दी गई। मोहनपुर क्षेत्र में एयरपोर्ट से जुड़े कार्य की गति धीमी देख नाराजगी प्रकट करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अंचलाधिकारी कार्य में देरी या कोताही न करें। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार संबंधित विभाग से आपसी समन्वय के साथ शेष बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।